तो हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इसको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड्स का न्यूक्लियर मॉडल या फिर रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब ये क्या है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल? तो क्या हुआ कि एक्सीडेंटली रदरफोर्ड ने एक्सीडेंटली या फिर एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड ने एक सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसके चारों ओर उसने एक इस तरीके से एक जो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, वो रखा और उसमें एक होल कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से जो रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा, ये अल्फा पार्टिकल के आगे उसने एक गोल्ड फॉइल रखी, इसको स्लिट रखा, ये सी स्लिट जिसके अंदर उसने एक गोल्ड फॉइल रखी, ये स्लिट थी और ये है गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब जो ये स्लिट है ये लैंड की प्लेट की बनी होती है, लैंड प्लेट। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी कुछ रीज़न थे ऐसा क्यों। अब क्या हुआ, ये लाइट इसके ऊपर स्लिट जो लैंड प्लेट की बनी हुई थी, ठीक है, अब यहाँ स्लिट से ये एक सीधे डायरेक्शन में गई। अब स्लिट से सीधे डायरेक्शन में जाने के बाद एक बार यहाँ गोल्ड फॉइल नहीं है, अभी यहाँ पे सिर्फ स्लिट है जो लैंड प्लेट की बनी हुई है, उसके अंदर एक होल है जिससे यूनिडायरेक्शनल इसको वे मिल जाए। ठीक है, तो फिर अब इसके आगे क्या रखा गया, एक गोल्ड फॉइल रखी गई। अब एक गोल्ड फॉइल रखी गई, गोल्ड फॉइल जो था 0.00001 सेंटीमीटर थिक, तो थिन गोल्ड फॉइल रखी गई। ठीक है, अब क्या था उसमें, इस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट या फिर हम कहें ZNS स्क्रीन। ठीक है, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी गई और ये देखा गया कि जब ये गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल अंदर जाता है तो ये उस पर चारों ओर इफेक्ट डालता है, मतलब चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट हमारे को इमेज देती है। ठीक है, और ये थीटा एंगल से डेविएट होता है और ये क्या रेडियम है RA। ठीक है, ये क्या सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहां से क्या निकलिए अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबल He+2 का आयन, He+2 डबल आयोनाइज्ड हीलियम +2 आयन, और ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, स्लिट रखा था जो लैंड प्लेट से का बना हुआ था जिससे उसको यूनिडायरेक्शनल मिलनी थी। लैंड प्लेट क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो इधर उधर जा रही है, ताकि हमारे को एक यूनिडायरेक्शनल वे में अल्फा पार्टिकल जाते हुए मिले, ताकि हम उसकी स्टडी कर पाएंगे वो कैसे डेविएट हो रहा है आफ्टर कोलाइडिंग विद द गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैलिएबल होती है या फिर आराम से डक्टाइल होती है, जो एकदम थिन शीट में आराम से कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस नाम से भी हम इसको बोलते हैं। अब देखिए इससे हमारे को क्या पता चला है, इससे हमारे को ये पता चला है कि गोल्ड जो फॉइल थी उसमें जो न्यूक्लियस थे, जो एटम थे वो इस तरह से थे। अब सपोज ये गोल्ड फॉइल है तो एटम इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। तो क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे चले गए, क्योंकि इनके बीच में कि थिन शीट है, काफ़ी स्पेस। अब बट कुछ डेविएट हो गए, जैसे जो यहाँ ऐसे डेविएट हो गए, ठीक है, ऐसे डेविएट हो गए, ऐसे डेविएट हो गए,
यहाँ से टकरा के डेविएट हो गए। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो चारों ओर से हमारे को, या फिर कुछ पीछे भी आ गए, कुछ ऐसे भी डेविएट हो गए, और एक तो एग्जैक्टली रिटर्न बैक हो गया। इसके बारे में स्टडी करेंगे अभी हम। जब ये रिटर्न बैक हुआ तो ये काफ़ी अचंभे वाली बात थी कि रिटर्न बैक कैसे हो गया। तो एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके से था, ठीक है, जिससे गोल्ड फॉइल जा रहा था। तो अब हम इसको सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली हमारे को। ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्वेशन हमारे को देखने को मिली। पहला पॉइंट था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे, लगभग 99% जो स्ट्रेट पासेस थ्रू स्ट्रेट लाइन से पास हुए हैं, जिसमें कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, विदाउट एनी डेविएशन, कुछ भी डेविएशन नहीं हुआ, सीधे बीच में जो ब्लैंक स्पेस था वहां से होकर पास हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, उसमें से कुछ वेरी फ्यू डेविएटेड, कुछ स्मॉल एंगल थ्रू द स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से कुछ स्मॉल एंगल से ये क्या हुआ, डेविएट हो गए। थर्ड पॉइंट की बात करें, अब ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला पॉइंट था कि वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे जो कि रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब 180 डिग्री पे वापस आ गए। हम 180 डिग्री कहेंगे तो थीटा की बात करें हम, जो हमने देखा था वो 180 डिग्री, मतलब 1 आउट ऑफ 20,000 में से एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था एक्सपेरिमेंट का। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि भाई ये तो ऑब्जर्वेशन था, अब कंक्लूजन क्या निकला, क्या देखने को मिला हमारे को। तो कंक्लूजन की बात करेंगे हम। तो कंक्लूजन में पहला पॉइंट देखने को मिला, 99% जब सीधे जा रही है तो मोस्ट मैक्सिमम पार्ट इनसाइड द एटम मस्ट बी एम्प्टी। ठीक है भाई, सही बात है, क्योंकि मस्ट बी एम्प्टी, क्योंकि अगर वो रेस सीधी जा रही है तो 99% क्या होना चाहिए, पार्ट मस्ट बी एम्प्टी। सेकंड पॉइंट की बात करें, अब अगर पार्टिकल डेविएट हो रहा है तो मतलब कोई हैवी मास सेंटर पे होगा, ठीक है, हेंस शुड बी सम कुछ हार्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड, और वो क्या होना चाहिए, डेंस्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है, सेंटर पे होना चाहिए। और अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है उसके नजदीक जो डेंस ऑब्जेक्ट है उसके नजदीक जा रहा है, तो क्या होना है, वो डेविएट हो रहा है। उसको क्या मिल रहा है, फील्ड रिपल्शन, रिपल्शन देखने को मिल रहा है, और डेविएट हो रहा है अपने पाथ से, डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ, अपने पाथ से डेविएट होना। अब वो डेविएट होना तो वो बाहर की तरफ डेविएट होता, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। चलो ये देखते हैं, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने ये जो डेंस ऑब्जेक्ट है एज न्यूक्लियस नाम दिया उसने। उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, ठीक है, उसको न्यूक्लियस दिया, और बोला एंड और बोला कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने, और इसके बारे में कहा कि
अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल जो था, नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी, अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जो सीधे न्यूक्लियस से टकरा रहा है, अभी हमने देख लिया न्यूक्लियस इसको कहा था, वो मैक्सिमम रिपल्शन फील करेगा। वो क्या करेगा? मैक्सिमम रिपल्शन फील करेगा और अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न करेगा, जो ओरिजिनल पाथ था उस पर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारा था कंक्लूजन, जो सीधे के सीधे न्यूक्लियस पे जाएगा वो ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न करेगा और मैक्सिमम फील रिपल्शन फील करेगा। तो इससे क्या पता चलता है? एटम के दो पार्ट होते हैं, एटम कंसिस्ट टू पार्ट, इसके दो पार्ट हो गए भाई। इलेक्ट्रॉन भी था, इलेक्ट्रॉन कहां था? उसने का इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है। पहला था हमारा न्यूक्लियर पार्ट जो था सेंटर पे, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बने हैं। दूसरा था हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो उसने कहा कि जो प्रोटॉन है वो तो, और न्यूट्रॉन है वो तो सेंटर पे है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इलेक्ट्रॉन, वो चारों ओर रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन, वो चारों ओर क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसने ये कहा, ठीक है भाई, ये भी पता चलेगा। अब इससे क्या पता चलता है? रिजल्ट। अब इससे कुछ रिजल्ट थे, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए इससे, ठीक है। तो रिजल्ट्स में पहला देखेंगे, रेडियस ऑफ एटम क्या पता चली? रेडियस ऑफ एटम पता चली 10⁻⁸ सेंटीमीटर, जो था 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता चली 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, जो था 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल। इससे वॉल्यूम ऑफ एटम क्या पता चला? 4/3 पाई। एटम की बात करें आर क्यूब, तो पता चला 4/3 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पता चली 4/3 पाई इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब, तो 4/3 पाई 10⁻⁻45 मीटर क्यूब। अब हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो जगह 4/3 पाई 10⁻30 अपॉन 4/3 पाई 10⁻45, ये होता है 10⁻15। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है? 10⁻15। ये सिमिलर लाइक ये कंसेप्ट है कि एटम, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना गैप है। अगर हम बात करें, अगर हम एक फुटबॉल टाइप का शेप अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ पे ले जाए, ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रेडियस जो पेरिफेरी है उतना दूर होता है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द एटम और न्यूक्लियस के बीच इतना ज़्यादा डिफरेंस है? 10⁻15। अगर आप एक फुटबॉल लेकर अर्थ के सेंटर पे जाए, वो तो न्यूक्लियस हो गया, और पेरिफेरी पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इतना ज़्यादा स्पेस है इन दोनों के बीच। इससे ये पता चला। तो वॉल्यूम एटम इक्वल्स टू 10⁻15 वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब इससे ये पता चला वॉल्यूम एटम जो है वह 10⁻15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, अब रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज गिवन बाय R इक्वल्स टू R0 10⁻⁻1/3। तो R क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 क्या है? कांस्टेंट है एक, जिसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर टू 1.44 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। सो कॉमनली क्या यूज की जाती है? 4/3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, जहां पे ए क्या है? मास नंबर। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का,
फॉर्मूला r इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर माइनस ए टू द पावर 1/3। अब जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस बताइए। तो एल्यूमिनियम तो 13Al27, तो ए की वैल्यू है 27, आर इक्वल्स टू 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर इंटू 27 की पावर 1/3। तो आर की वैल्यू है यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम आता है। पहला कंक्लूजन, पहला रिजल्ट कि रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ एटम किस ऑर्डर का होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में किस तरह का कंपेरिजन होता है। आइए हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि स्कैटर्ड हुए एट एनी एंगल थीटा, किसी में एंगल थीटा से स्कैटर्ड हुए, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू 4th पावर ऑफ साइन θ/2 के। मतलब कोई पार्टिकल अगर थीटा एंगल से डेविएट हो रहा है, या थीटा एंगल ये वाला है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल थीटा एंगल से डेविएट हो रहा है, वो एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin की पावर 4 θ/2 के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज हायर एंगल, जितना ज्यादा एंगल होगा लेस अल्फा पार्टिकल, उतने ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, और स्मॉलर एंगल, जितना ज्यादा स्मॉलर एंगल हुआ उतने ज्यादा होंगे मोर अल्फा पार्टिकल, ज्यादा ही अल्फा पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at an angle of 60 डिग्री पे अगर वो स्कैटर्ड हो रहा है, आर 112 पर मिनट है, देन कैलकुलेट, तो बताइए 90 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि 90 डिग्री पर मिनट से क्या हो रहा है, रोटेट हो, मतलब स्कैटर्ड हो रहा है 90 डिग्री, या फिर 90 डिग्री पर मिनट, या फिर 90 डिग्री पर मिनट वाले एंगल से रोटेट हो रहे हो, या फिर हम पर मिनट की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे 90 डिग्री एंगल से रोटेट हो रहे हो। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, 2 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। 60 डिग्री की बात करें तो 1/2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/sin 60 डिग्री बाय 2 की पावर 4, तो 1/1/2 की पावर 4 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है 16 के। और 90 डिग्री की बात करें तो n डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/sin 90/4 की पावर 4, तो आ रहा है 1/1/√2 की पावर 4, तो आ रहा है 4। ये क्वेश्चन 2 में इन दोनों को सिंपल डिवाइड किया हमने 1/12/n = 16/4, तो n की वैल्यू कितनी है 28 पर मिनट, 28 पार्टिकल पर मिनट जाएंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर 60 डिग्री पे 112 जा रहे हैं तो 90 डिग्री पे क्या जाएंगे 28 पार्टिकल। तो ये दूसरा हमारा रिजल्ट था। तीसरे इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर मिनिमम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जब सब्जेक्टिव टाइम पे पेपर होता था तब इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है, ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जब कोई अल्फा पार्टिकल है वो अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न हुआ है, अपने ओरिजिनल पाथ पे क्या हुआ है, वो रिटर्न हुआ है।
वाइल ट्रेवलिंग, अगर वो ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरह ट्रेवल होकर अपने ओरिजिनल पाथ पे क्या हुआ, रिटर्न हुआ। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से रिटर्न हुआ, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो रिपल्शन के कारण अपने ओरिजिनल पाथ से रिपोर्ट, तो ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच को हम कहते हैं आर मिनिमम। तो हमारे को ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर इनिशियली इसकी वी अल्फा हमने स्पीड दी है, और अभी ये लेट्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है अल्फा, तो इस पे चार्ज जो होगा, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा पहले, जी जेड है जितने नंबर ऑफ इसके अंदर चार्ज है और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। जैसे अगर ए हुआ तो Q1 की वैल्यू होते हैं तो चार्ज होगा 79 ई, जी हुआ तो हो जाएगा 47 ई, कॉपर हुआ तो हो जाएगा 29 इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज वैल्यूज है। तो हमारे को बताना, अगर हमने अल्फा पार्टिकल जिसका मास हम एम अल्फा मान लेते हैं, उसको हमने फेंका वी अल्फा वेलोसिटी से, जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ के रुक गया, इसको हम पॉइंट ए नाम देते हैं, इसको हम पॉइंट बी नाम देते हैं। तो हम जानते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, एनर्जी विल बी कंजर्व, ठीक है। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ए पी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, जो कि जीरो, क्योंकि आर टेन टू क्या है, इन्फिनिटी है, आर टेन टू इन्फिनिटी है, बहुत दूर है। काइनेटिक एनर्जी होगी एंड ए पे 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। अगर हम बात करें यहां पे पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी है 0 और पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम। जब Q1 है अल्फा पार्टिकल और Q2 है उसका एटम का जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो एम अल्फा कितना होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 AMU, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो Q2 कितना हो जाएगा, Q अल्फा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब काइनेटिक एनर्जी, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, बाहर से कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, तो टोटल एनर्जी ए किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल एनर्जी बी के। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी के इक्वल हो जाएगी। तो मतलब 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम, ठीक है। यहां से हम आर मिनिमम की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जैसे इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस पर्पज से बात करें हम। वन अल्फा पार्टिकल, एक कोई अल्फा पार्टिकल है, इस प्रोजेक्टेड, जिसको प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम इन्फिनिटी with velocity v naught towards the nucleus of gold atom। फाइंड आउट, गोल्ड एटम पे उसको प्रोजेक्ट किया गया है, फाइंड आउट पहला पॉइंट आर नॉट जो कि है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सेकंड पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस टू आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तीसरा पॉइंट है व्हाट विल बी द स्पीड of alpha particle
इफ इट रीचेज ओनली टू आर नॉट बाय टू, अगर आर नॉट बाय टू पे रीच हो जाए तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल की क्या होगी, स्पीड क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा अल्फा पार्टिकल है और हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है। अगर हमने इसको फेंका तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बतानी है, और अगर 2r0 तक ये गया, अगर अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस हुई 2r0 तो क्या स्पीड होगी, और स्पीड इनिशियली क्या देनी पड़ेगी, r0/2 पे हुआ, तो तीनों की वैल्यू बतानी है हमारे को। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है इनिशियली एट पॉइंट ए अल्फा पार्टिकल जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है एट ए स्पीड ऑफ v अल्फा, ठीक है, या फिर हम कहेंगे v0 इनिशियल स्पीड पे। अब ये पॉइंट बी पे जाके रिटर्न बैक हुआ है, ठीक है। तो पहले r0 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो मिनिमम डिस्टेंस है, 1/2 m v0 स्क्वायर, m अल्फा v0 स्क्वायर के 79e इंटू 2e डिवाइड बाय r0। तो r0 क्या गया 316 के ई स्क्वायर बाय एम वी नॉट स्क्वायर, 316 के ई स्क्वायर बाय एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें हम, अगर वो 2 नॉट डिस्टेंस पे रह गया, सेकंड पार्ट की बात करें, मैं फर्स्ट पार्ट था, 2 नॉट डिस्टेंस पे रह गया तो वेलोसिटी बतानी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम नॉट वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 316 के ई स्क्वायर बाय 2r0, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मतलब r0 की वैल्यू अगर हमने रखी तो हम क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन करें। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वो आएंगी, जैसे हमने इसकी वैल्यू रखी है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर देखिए, जब डिस्टेंस 2r0 है तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, मतलब डिस्टेंस r मिनिमम नहीं है, तो क्या हो जाएगा k, q1 है हमारा 79e, q2 है हमारा e डिवाइड बाय 2r0, 2 इंटू r0 क्या 316 के ई स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, एम वी नॉट स्क्वायर जो v वेलोसिटी है, जब वो r0 2r0 डिस्टेंस में, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो v नॉट स्क्वायर क्या हो गया v स्क्वायर बाय 2, तो v इक्वल्स टू वी नॉट बाय √2। अब अगर वो r0 डिस्टेंस तक जाना है उसको r0/2, देखिए सपोज ये है उसका इनिशियल पॉइंट है और ये बी है जहाँ उसका डिस्टेंस है न्यूक्लियस से r0। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बताइए वो r0/2 पे आ जाए तो वेलोसिटी बताओ, अगर उसको r2r0 पे आ जाए तो वेलोसिटी बताओ, हमने सॉल्व करनी है। अब वो कह रहे हैं कि r0/2 से रिटर्न हो जाए तो कितनी स्पीड देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू v0, मतलब कितनी चेंज इन स्पीड होगी, ठीक है। तो हम अगर इसकी बात करें तो थर्ड क्वेश्चन, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा के 79e इंटू 2e अपॉन r0/2, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 158 के स्क्वायर, अब r0 की वैल्यू रखेंगे 316 के स्क्वायर बाय एम वी नॉट स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2v0 स्क्वायर हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू √2 टाइम्स v, मतलब √2v टाइम्स हमारे को स्पीड ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे परसेंटेज चेंज इन स्पीड कितनी होगी, चेंज जितना है डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100, √2v0 माइनस v0 अपॉन v0 इंटू 100, मतलब 41% हमारे को स्पीड बढ़ा के देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी 3 अच्छी इसकी हमारे को रिजल्ट देखने को मिले, 3 अच्छे रिजल्ट थे जो हमारे को देखने को मिले। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस के ऊपर कि भाई ये क्यों अभी हम इसको लेटेस्ट यूज नहीं करें, क्या लिमिटेशंस थी इसमें। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू
पहला, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, जो चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेटेड, क्योंकि चारों ओर घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड हो रहा है, शुड एमिट, उसको क्या एमिट करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होना चाहिए, देयरफॉर एनर्जी शुड एमिट and electron will eventually collapse to the nucleus। अब आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे कोलैप्स हो गया है, हो जाएगा न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, तो इस तरीके से वो अपना पाथ, स्पाइरल पाथ चूज करेगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो आप जानते हैं दोनों की जो वॉल्यूम का रेशियो है वो, या फिर डिस्टेंस का रेशियो है, वो 10⁵ मीटर है, ठीक है। तो 10⁵ मीटर टाइम्स उसकी रेडियस है, तो कितना बड़ा स्पेस एक छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कुछ भी स्टेबल रहेगा ही नहीं, ठीक है, कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इसके। तीसरा ड्रॉबैक था, इट डजंट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस कैसे हो रहा है ये नहीं बता पाए। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, कैसे न्यूक्लियस स्टेबल है इतने रिपल्सिव फोर्स के कारण, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं करवा, पर काफ़ी हद तक ये काफ़ी यूजफुल मॉडल था रदरफोर्ड का मॉडल। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो अब हम आने वाले वीडियोस में अब हम देखेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि लाइट के कैसे डुअल नेचर शो करती है।